नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, ठीक है, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। आज का टॉपिक हमारा क्या है, चीन का उदय कैसे होता है, चीन की अर्थव्यवस्था की क्या भूमिका रही है। ठीक है, चीन आर्थिक दुनिया में किस तरीके से विकास के मॉडल को अपनाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सबसे आगे तेज़ी से निकलता है। आर्थिक सुधार के बारे में बात करेंगे, चीन के वैश्विक प्रभाव और इसका किस किस देशों के साथ कौन कौन से संबंध है और इसकी चुनौतियाँ। ठीक है, मेरा नाम है रोहित पाल और आप लोग देख रहे हैं गुरुकुल स्टडी पॉइंट। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये है, चीन की अर्थव्यवस्था का उदय कैसे होता है। तो बात करते हैं 1978 के बाद चीन आर्थिक सफलता में इतनी तेज़ी से ऐसा बदलाव करता है कि जो बहुत तेज़ी से क्या करता है, उभरता है। ठीक है, आर्थिक सुधार की नीति में बहुत तेज़ी से विकास होती है। ऐसा माना जाता है कि इस गति से अगर इस गति से चलता रहा तो 2040 तक क्या है, तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, यानी डॉलर को भी पीछे छोड़ देगा। पड़ोसी देशों के साथ इसके आर्थिक जुड़ाव के कारण क्या था, चीन एशिया के विकास का एक इंजन बना हुआ है, यानी पूरी दुनिया या एशियाई देशों में सबसे आगे तेज़ी से सबसे चलने वाला देश। ठीक है, विशाल आबादी है इसके पास और क्या था, भूखंड, भूभाग, संसाधन, क्षेत्र स्थिरता और राजनीतिक प्रभाव से इसकी आर्थिक शक्ति काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, बात करते हैं 1949 के बाद आर्थिक व्यवस्था क्या ऐसी नीति अपनाई इन्होंने। सबसे पहली बात तो 1949 में क्या था, माओ का नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो 1949 में पहली बार भारत के नक्शे में अस्तित्व में आता है 49 में। और चीन की अर्थव्यवस्था क्या था, समाजवादी सोवियत गणराज्य के मॉडल पे थे, यानी समाजवादी मॉडल आधारित था। और चीन देश के संबंध क्या था, तोड़ करके चीन ने अपने संसाधनों पर निर्भर, यानी पूरी दुनिया से अपने रिश्ते नाते तोड़ देता है और अपने ही संसाधनों पर निर्भर रहता है। ठीक है, और सोवियत संघ में क्या था, कुछ हद तक क्या था इसकी सलाह मिलती है, यानी कि सोवियत संघ से कुछ समय तक इसको मदद और सलाह भी मिलती रहती है। और खेती से पूंजी निकाल करके सरकार नियंत्रण में बड़े उद्योग की स्थापना में बदलता है, यानी कि 1949 के बाद ये अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत कृषि प्रधान देश रहता है और इसी तरीके से रहेगा। आगे चल के ये अपने संसाधनों में क्या करता है, बदलाव करता है। विदेशी मुद्रा की बहुत कमी थी, आयात और वस्तुओं का घरेलू उत्पाद से ही शुरू करना पड़ता था। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए विदेशी पैसा होना चाहिए, जो कि चाइना के पास बिल्कुल भी इस समय नहीं था। ठीक है, प्रारंभिक विकास मॉडल क्या करता है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करता है, सभी नागरिकों को रोजगार, सामाजिक कल्याण योजना और लाभ देने का प्रयास शुरू में करता है और शिक्षा व्यवस्था पर सुधार और विस्तार करता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था इसकी विकास दर कितनी थी, 5 से 6% रही। जनसंख्या में 2 से 3% का था होने से, प्रतिवर्ष होने से क्या था, विकास का लाभ सीमित रहता था, यानी ज़्यादा विकास हो नहीं पाता था, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा थी तो खर्चे भी ज़्यादा लगते थे। कृषि उद्योग की आवश्यकता के अनुसार क्या था, पर्याप्त संसाधन नहीं थे, औद्योगिक उत्पादन के लिए विदेशी पैसा और शैक्षणिक गति भी नहीं थी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, पूरी स्थिति बहुत खराब रही, खराब तो नहीं मतलब बहुत चल रही थी। ऐसा मॉडल लेके आता है 1970 के दशक में। ऐसी कौन सी नीति अपनाते हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1972 में क्या हुआ, चाइना ने क्या किया, अमेरिका के साथ संबंध जोड़ना शुरू किया। जो एकांतवास कर रखा था ना, एकांतवास का मतलब होता है सभी से अपने रिश्ते तोड़ करके अलग रहना। तो एकांतवास को ये क्या करता है, ख़त्म करता है और अमेरिका के साथ संबंध जोड़ता है, यानी समाजवादी देश अब पूंजीवाद की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। आर्थिक एकांतवास को समाप्त कर देता है। 1973 में इसके प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। ठीक है, इन्होंने कृषि, उद्योग और सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दुनिया में आधुनिकीकरण करने के 4 प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है 1978 में देंग शाओपिंग ये आर्थिक सुधार के लिए खुले व्यापार की नीति लेके आते हैं। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे काम करते हैं। विदेशी पूंजी और औद्योगिक निवेश द्वारा उत्पादक बढ़ाने के लिए बाजार मुखी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है, यानी धीरे धीरे ये पूंजीवादी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आर्थिक सुधार में क्या करते हैं, शॉक थेरेपी के बजाय इन्होंने चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था संभाली। थोड़ी सी कहानी मैं आपको समझाता हूँ 1970 के बाद की। ठीक है, 1970 में आपने देखा, फिर 1972 में आपने देखा कि कौन थे, चाउ एन लाई, जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को खेती हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री हो गई, इनसे थोड़ा बहुत पैसा निकाल करके, यानी कृषि प्रधान देश से कृषि से पैसा निकाल करके क्या कर रहे हैं, ये अब अमेरिका से दोस्ती कर रहे हैं, पूंजी की तरफ लगा रहे हैं। और वही पूंजी से संसाधन अमेरिका से खरीद के अपने यहाँ संसाधनों को क्या करने लगे, उसी को खोल करके डेवलप करने लगे और धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ बनाने लग गए। ठीक है, और बहुत सारी छोटी चीज़ जब इन्होंने बना लिया, बना के सारे तरीके अपने पूरे कर लिए। और 1978 में आप देखोगे यहाँ पे 1978 में जब संसाधन इनके राज्य में बन गए, देखो इनको कहीं जाने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं, अमेरिका संसाधन लेके आए और उसे खोला और इंजन बना के सीख करके बहुत छोटी छोटी और सस्ती चीज़ें इन्होंने बना के फिर बाद में पूरे देश से कहते हैं खुले व्यापार की नीति, यानी कि पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं
और सभी लोगों को लगता है कि चाइना बहुत बड़ी आबादी है और संसाधन बहुत ज़्यादा बिकेंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना के पास आती हैं व्यापार करने के लिए, बल्कि जब ये व्यापार करने के लिए अपने संसाधनों को लेकर आती हैं तो उनसे सस्ता सामान, उसी प्रोडक्ट, वही चीज़ें क्या करता है चाइना इनको देता है। तो खुले व्यापार की नीति से ये फ़ायदा हुआ कि इनको दूर व्यापार करने के लिए जाना नहीं पड़ा और इनके सारे संसाधन यहीं पे ही बढ़े। यानी खुले व्यापार की नीति के बाद चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। 1978 के बाद सुधार में इन्होंने क्या किया, शॉक थेरेपी की तरह इन्होंने ये काम नहीं किया, बल्कि चरणबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को खोला। एक ही बार में ये शॉक थेरेपी की तरह नहीं खोलते हैं। 19 जब संसाधन बहुत ज़्यादा हो जाता है और सारी प्रॉपर्टी सरकार के हाथ में होती है, 1982 में ये क्या करते हैं, खेती का निजीकरण कर देते हैं। यानी कि अपने खेतों को अब प्राइवेट सरकार नहीं चलाएगी, कौन चलाएगा, एक आदमी चलाएगा। 1998 में उद्योग के व्यापार संबंधी अवरोध के केवल क्या था, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ के लिए हटा दिया जाता है। यानी कि अब उद्योग भी सरकार नहीं चलाएगी, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाएगा। विदेशी निवेश को कहता है इस क्षेत्र में उद्योग लगाने की अनुमति दे दी गई। यानी कि कोई विदेशी आदमी भी यहाँ पे क्या करेगा, अपने उद्योग लगाना चाहे तो लगा सकता है। तो आर्थिक सुधार के परिणाम क्या हुए, देखो हुआ ये कि कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय का उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्राइवेट के हाथ में रहेगा तो तेज़ी से विकास होगा। ठीक, ग्रामीण बचत बढ़ गई और ग्रामीण उद्योग की तेज़ी से विकास भी होने लगा। कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र का विकास होने लगा तेज़ी से। व्यापार में नए कानून, आर्थिक विशेष क्षेत्र से कहता है विदेशी व्यापार बढ़ जाता है और चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख आकर्षक बन जाता है। यानी पूरी दुनिया में अब ये विदेशी निवेश में कहता है आकर्षक बनता है, पूरी दुनिया के लोग इसके साथ व्यापार करना शुरू कर देते हैं। यानी जिससे पहले दुश्मनी भी होती है वो भी अब धीरे धीरे इनके साथ दोस्ती बढ़ा लेता है। विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार बनता चला जाता है और चीन ने अन्य देशों में निवेश करना। आप देखो जहाँ इसके पास खुद के पास पैसे नहीं थे, अब इतना पैसा है कि वो दूसरे देशों में अपने पैसे क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है। 2001 में चाइना ने कहा था विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाता है। ठीक है, और विश्व अर्थव्यवस्था में चीन का जुड़ाव धीरे धीरे अब पूरी दुनिया में फैलता चला जाता है। धीरे धीरे इसकी आर्थिक व्यवस्था बड़े पैमाने पर होती है। सुधार की सीमाएं क्या रही, आर्थिक सुधार के लाभ की अगर बात करते हैं, सभी को समान रूप से फ़ायदा नहीं मिलता है। और बढ़ती बेरोजगारी, यानी कि लगभग 10 करोड़ लोग बेरोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। और महिला रोजगार की अगर बात करें तो काम करने की परिस्थिति में नहीं रहती हैं। ठीक है, पर्यावरण का नुकसान काफ़ी हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ती चली गई और गांव और शहर में कहता तटीय अर्थव्यवस्था बढ़ी। और क्या मुख्य भूमि क्षेत्र के बजाय क्या था, आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई। यानी अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होता चला गया। कुछ शहर चाइना के ऐसे हैं भी। चीन के वैश्विक प्रभाव की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया प्रभाव होता है। यानी कि ये क्षेत्रीय वैश्विक स्तर पर चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरता है। यानी पूरी दुनिया इसको देखना शुरू कर देती है। जापान, अमेरिका, ठीक है, आसियान, रूस, इन सभी के साथ धीरे धीरे रिश्ते मजबूत होते हैं। जो देश इनके साथ व्यापार करना, बात करना नहीं चाहता था, अब वो देश इनके साथ दोस्ती करना चाहता है। ठीक है, उम्मीद कहते व्यक्त की गई थी कि चीन और ताइवान के मतभेद कम होते होंगे और ताइवान चीन की अर्थव्यवस्था पे से अधिक जुड़ा जाएगा। यानी कि क्या होगा कि ताइवान और चीन की पहले से लड़ाई झगड़े थे, ये उम्मीद की जा रही थी कि चाइना के मतभेद कम हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था आगे से जुड़ जाएगी। 1997 में वित्तीय संकट के बाद आसियान देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए चीन ने काफ़ी आर्थिक मदद करता है। 1997 में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में क्या था, निवेश और सहायता की नीतियाँ बनती है। और क्या था, विकासशील देश के मामले में चीन एक नई वैश्विक शक्ति के तौर पे ये उभरना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। ठीक है, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो को ला करके आपके सामने। और अगर अच्छी लगता है तो कमेंट में कर देना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और अगर इसका PDF नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। कमेंट में क्या, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।